वेलकम ऑल इन आईसीटी को फॉर यू चैनल। आईसीटी फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल व्यूअर्स, दोस्त हु आर सब्सक्राइब दिस चैनल। आई हार्टily congratulate and thankful to you those who are already subscribed, and those who are new viewers, please type on Google www.ictco4u and then you can see this type of view in your screen. This is the ICT-Co4u main screen. Then you can subscribe and press the bell button so that you can find out so many notifications. Today we are going to start War Paper July 2018 in section D that you all know. We have already discussed in previous videos. We have completed more than 400 or 100 plus videos are there in this channel, and we have completed from March 2018 to 2020 of section A, B and E with their solution, with their trick, with their tips. So now we start with one important quotes. वीडियो को एंड तक देखते रहना। लास्ट में आपको एक ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। फ्री ऐप है, एजुकेशन ऐप है, आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गीता में लिखा है निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। यानी अगर कुछ हमें ना आए, समझ में ना आए, कुछ कंफ्यूजन है तो निराश नहीं होना। डोंट बी डिमोरलाइज। आपका वक्त कमजोर हो सकता है, आप नहीं। आपके पास पूरी ताकत है, आपके पास पूरी स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ये सोचना। अगर ना आए तो 2-3 बार आप पढ़ो, ना समझ में आए तो उनको लिखो, फिर भी ना आए तो देखो कि उनके मार्क्स कितने हैं। 100 मार्क्स में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ना आए और 95 मार्क्स का आपको सब कुछ आ रहा है तो छोड़ दो, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। 95 में से 95 आए, दैट इज A+। ध्यान में रखना, निराश नहीं होना है। ये गीता में लिखा है। गीता में करोड़ों साल पहले कृष्ण की वाणी से ये लिखा हुआ शब्द है, तो कोई भी यहाँ उसका प्रूफ हमें नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड जनरल स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड के हम मार्च 2018 के पेपर के बाद जुलाई 2018 के पेपर के ऊपर है। यहाँ पे आपको सभी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन जो डी सेक्शन के अंदर 3 मार्क्स में पूछे गए हैं। आई रिपीट अगेन, जो आप 2021 की जुलाई में अगर एग्जाम कोविड-19 की वजह से रुकी है और देने वाले हो तो उनको जो क्वेश्चन के अंदर 30% ऑमिट हुए हैं उनको निकाल देने हैं। बाकी व्यूअर्स के लिए सभी आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स ऑफ यूजफुलनेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जुलाई 2018 के पेपर के अंदर और मार्च 2018 के पेपर के अंदर लगातार सेम क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर रिपीट हुआ है। हमने आगे भी बोला था एसटी पे पापड़ खाओ, एसटी पे पापड़ खाओ यानी एसटी यानी हमारी बस के अंदर बैठे बैठे पापड़ खाओ। एस दैट इज फॉर स्टोरेज, टी दैट इज फॉर टूल्स फॉर यूजिंग एज ए टूल्स, presentation that is for presentation, for processing, then for drawing diagram and graph. Explain the meaning and the determinants of the human development index, HDI का भी सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। ध्यान में रखना, ये जुलाई 2018 के पेपर के अंदर हम है और मार्च 2018 के पेपर के अंदर भी ये सभी हमने यहाँ पे रिपीट किया था। तो ध्यान में रखना है, सभी क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन पूरे रिपीट हुए वो 2018 के पेपर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एचडीआई। उसके मीनिंग के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूसर है, तो इंट्रोड्यूस बाय यूएनडीपी इन 1990 के अंदर यूएनडीपी ने इंट्रोड्यूस किया था। इट प्रेजेंट एज अ मेजर ऑफ द डेवलपमेंट वैल्यू ऑफ दिस HDI is 0 to 1, between 0 to 1. Determinants of these are 3 points and there is a key. What key is? LGTV का नॉलेज सबको है, LGTV का नॉलेज सबको है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड नॉलेज, ये 3 पॉइंट को आपको डिस्कस करना है। दिस इज ओनली पॉइंट। हाउ वी डिस्कस, हाउ वी एक्सप्लेन, फॉर दैट आई हैव इंसर्ट वन link of detailed answer, so click on comment box and see the detail, then you can find out so many points up there. So here 2 questions are shown for the section D. Now stand next, write in 6 point of the difference between economic growth and economic development. ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन सेक्शन ई के अंदर भी 3-4 बार पूछा गया है, सेक्शन डी के अंदर भी आया है। तो कीप इन माइंड दिस ऑल थिंग्स। उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक छोटी सी की बनाई है। दिव्य भास्कर सपना समाचार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में थी। दिव्य भास्कर सपना समाचार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में थी। दिव्य भास्कर डी दैट इज डीबी का डी, भास्कर का बी ले लिया। सर्प यानी एसआरपी, एसआरपी यानी एसआरपी, अलग अलग करके सर्प लिया। समाचार कुछ नहीं है, बोथ यानी यहाँ पे बोथ, डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे डिस्ट दिया और नथी यानी नॉट। तो डिपार्टमेंट
सॉरी डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो डी, दैट इज कॉल्ड डीवीए भास्कर का डी लिया, मगर डीवीए भास्कर नहीं है, डिफिकल्टी टू मेजर, इजी टू मेजर। देन बी, दैट इज भास्कर का भी लिया, बी भास्कर का नहीं है, यहाँ पे ब्रॉड, ब्रॉड एंड नैरो। देन एस आर पी, एस आर पी आप देख सकते हो, ये एस, ये आर और पी, एस दैट इज स्लो प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस, आर दैट इज डेवलपिंग कंट्री, developed country. It is a process, it is occurrence. Both, that is both quantitative and qualitative changes are there, and only here quantitative changes. This, that is distribution of per capita income. Here increasing the per capita income. Not, that is not possible without growth, possible without development. तो ये पॉइंट जो है 8 पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 9 पॉइंट है, हमने 8 पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में लिया है। पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, पॉइंट को यहाँ पे हम देखें तो आपके टेक्स्ट बुक से थोड़े हमने फ्लक्चुएट किए, मगर याद रखने के लिए, इजी रखने के लिए आपने इजी पॉइंट पहले ले लिए, बाद में हमने हार्ड पॉइंट को डिस्कस किया है। ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन डी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट बाय द कॉमर्शियल बैंक। कौन कौन से डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है? वो करेंसी में सेविंग करोगे तो भविष्य में कुछ भी रिक्वायर नहीं होगा। करंट में यानी अभी अभी अगर आप कुछ ना कुछ सेविंग करोगे तो 100% 100% एंड 100% फ्यूचर के अंदर आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो सबसे पहले बात है करंट में, करंट दैट इज करंट डिपॉजिट। सेकंड पॉइंट सेविंग दैट इज सेविंग्स डिपॉजिट, फिक्स्ड दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, एंड रिक्वायर्ड दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। रिक्वायर्ड के अंदर रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में अब सभी का थोड़ा थोड़ा हमें लिखना पड़ेगा। करंट की फीचर्स क्या है, सेविंग के क्या है, फिक्स के क्या है, रिकरिंग के क्या है, उनका डिटेल में देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जो कमेंट किए उसको ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट उनके ऑप्शन में क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट, पीपल ओनरशिप की ब्रांच कभी भी एक्सेप्ट नहीं करो। एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट, पीपल ओनरशिप की ब्रांच कभी भी एक्सेप्ट नहीं करो। एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट यानी जो मुनाफा है उनके ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करो। पीपल के ऑनरशिप की ब्रांच जो है उनको एक्सेप्ट मत करो, यानी पीपल जो भी अपने ऑनरशिप में है वो कोई भी ब्रांच में अगर है उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम क्या एक्सेप्ट करेंगे? जो प्रॉफिट है उनका ऑब्जेक्टिव हम एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट, पीपल ओनरशिप ब्रांच एक्सेप्ट नॉट। तो सबसे पहले है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट फ्रॉम पीपल। ध्यान में रखना कॉमर्शियल बैंक जो है वो पीपल से अपने डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे, पीईओपी दैट इज पीपल इन शॉर्ट। देन सेंट्रल बैंक नॉट फ्रॉम पीपल, पीपल से वो नहीं करेंगे क्योंकि वो बैंक की बैंक है। सेंट्रल बैंक, आरबीआई, एपेक्स बैंक वो बैंक की बैंक है, वो खुद अपने ऑर्डर के हिसाब से काम करती है। सेकंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, लोगों के पास से पैसे कम रेट में लेंगे और ज्यादा रेट से दूसरों को लोन देंगे, दैट इज द गैप बिटवीन दिस टू, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक का स्टेबिलिटी है, ग्रोथ करना है, इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये उनका वर्क है। देन फॉर, दैट इज कॉल्ड फॉर द पीपल, फॉर द गवर्नमेंट। ध्यान में रखना जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर यानी फॉर द पीपल है, यहाँ पे फॉर दैट इज फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बनी है और इकोनॉमिक और स्टेबिलिटी के लिए बनी है। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक जो होगी वो फॉर द पीपल बनी है। सेकंड ऑनरशिप में प्राइवेट, उसकी जो ऑनरशिप होगी वो प्राइवेट बैंक की भी हो सकती है, मगर गवर्नमेंट की बैंक कभी प्राइवेट ऑनरशिप की नहीं है, उनका 100% गवर्नमेंट की वो बैंक है। ब्रांचेस में भी फॉरेन, एफआरआई दैट इज कॉल्ड फॉरेन सॉल्ट, ब्रांचेस फॉरेन में हो सकती है मगर सेंट्रल बैंक की जुडिशियल इज ओनली एंड ओनली इन कंट्री, कंट्री के अंदर ही वो हो सकती है। एक्सेप्ट एडवाइस, जो सेंट्रल बैंक एडवाइस देगी वो कॉमर्शियल बैंक को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और सेंट्रल बैंक जो है वो अदर बैंक को एडवाइस देगी, ऑर्डर करेगी उसके ऊपर। कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट इश्यू करेंसी, उनके पास कोई राइट नहीं है करेंसी इश्यू करने का, मगर सेंट्रल बैंक जो वो सॉल अथॉरिटी है उनकी पॉइंट इश्यू करने और करेंसी इश्यू करने की। तो ये 7 पॉइंट को 3 मार्क्स के अंदर आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। रीजन इफेक्टिव होगा तो 1929 के एग्जाम्पल सॉल्व होंगे, रीजन इफेक्टिव होगा तो 1929 के एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। तो रीजन दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? रीजन फॉर बूस्ट एंड रिसेशन इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन, क्या हो सकती है डिप्रेशन की इफेक्ट। सेकंड 1929 और 30 की बात करनी है जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फेस किया था इंग्लैंड और यूएसए ने, वो बात आपको डिस्कस करनी है। देन आफ्टर
एग्जाम्पल ऑफ एन इंडियन डायमंड इंडस्ट्रीज, जो इंडियन डायमंड इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिप्रेशन आया था, उसके बाद बहुत सारे लोग बेकार हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, तो ये एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो सभी पॉइंट है, पॉइंट के लिए रास्ता है, सेक्शन डी के अंदर लिखने के लिए रास्ता है, तो रास्ते के ऊपर चलने के लिए जो भी आपको हम यहाँ से लिंक शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, वो आपको ध्यान में लेनी है, पूरा पढ़ना है, उनके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को जस्टिफिकेशन देना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया। जो इकोनॉमिक कॉजेज हाई बर्थ रेट का है, सेक्शन ई के अंदर भी बहुत बार पूछा गया है, मगर यहाँ पे ध्यान में रखना एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉजेज, ऐसे सोशल भी है, अदर्स भी है, मगर जो पूछा गया है वो ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे सोशल लिख दिया, यू विल गेट 0 मार्क्स। अगर आपने पूरा लिख दिया तो आप समझ नहीं पाए क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है 3 पॉइंट के लिए इकोनॉमिक्स कॉजेज को। तो अगर एजुकेशन और इनकम लो है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ेगा। लॉजिकली कीवर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कीवर्ड अगर दिमाग में सेट हो गई, आप अच्छी तरह से मार्क स्कोर कर पाओगे डी सेक्शन के अंदर भी। तो अगर एजुकेशन और इनकम लो है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ेगा। अगर एजुकेशन दैट इज लो लेवल ऑफ एजुकेशन, सेकंड पॉइंट इनकम दैट इज कॉल्ड लो लेवल ऑफ इनकम, थर्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये 3 पॉइंट को समझाना है। 3 मार्क्स लेने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट को कैसे समझाना है कमेंट बॉक्स में लिंक दी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगी सभी बातें। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टीपल क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। ध्यान में रखना, 2 उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन। तो एक्सप्लेन क्रॉप रोटेशन मार्च 2019 का क्वेश्चन हम बोर्ड के पेपर में है, फिर भी यहाँ पे मार्च 19 इसलिए लिखा है, तो ये 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान में रखना। तो डफर डेटा है, ध्यान में रखना। डफर यानी अच्छे नहीं है, डफर डेटा, डफर हम कब बहुत बार ऐसा यूज करते हैं, डफर है आप तो पढ़ने में, आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ते। तो डफर का मतलब है डी डेफिनेशन, एफ फूड, आर रीजन। तो डफर पहले डेफिनेशन आपको लिखनी है मल्टीपल क्रॉपिंग की, कि अगर एक ही साल में अगर हम 2 बार से 2 से ज्यादा अगर हम एक ही फील्ड के अंदर हम कुछ क्रॉप लेते हैं, प्रोडक्शन देते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। फूड ग्रेन एंड कैश क्रॉप उनके एग्जाम्पल, उसी के मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर आपको फूड ग्रेन और कैश क्रॉप की जो डेफिनेशन उनके एग्जाम्पल है वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजन फॉर क्रॉप रोटेशन, वो पॉइंट के अंदर टेक्निकल और इकोनॉमिक के दोनों पॉइंट को आपको डिस्कस करने। उसके बाद डेटा दैट इज 60% फूड ग्रेन, 34% कैश क्रॉप, ग्रोन अप इन द 2010-11। ये डेटा आपको लिखने पड़ेंगे कि फूड ग्रेन जो है वो 66% फूड ग्रेन था और 34 कैश क्रॉप था, दैट इज कॉल्ड नॉन फूड ग्रेन। तो ये डफर डेटा से आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। काफी इंपॉर्टेंट है, यू मार्क इट इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक के अंदर आप जो आईजीएस में अगर पैम्पलेट में पढ़ते तो इस क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दो, काफी बार पूछा गया है, बार पूछा गया है। तो उनकी कीवर्ड है, आप प्रोडक्शन में वेरियस टेक्नोलॉजी पसंद करते तो लेबर को बढ़िया पैसे देने पड़ेंगे। प्रोडक्शन कौन करता है, लेबर। अगर लेबर प्रोडक्शन के अंदर वेरियस टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं तो लेबर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड various, that is difference in the factors of the production in the various countries, then third is technology, that is technological progress, then fourth is division of labor and specifications। तो ये 4 पॉइंट की वजह से हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंस इन द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इन वेरियस कंट्रीज, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड डिवीजन ऑफ द लेबर एंड स्पेसिफिकेशन। उसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की हमें शॉर्ट नोट लिखनी है। तो उनके पॉइंट जो है कीवर्ड्स, अगर डेफिनेशन को इफेक्टिव करनी है तो राइज और फॉल का समझ लो। अगर डेफिनेशन को इफेक्टिव करनी है तो राइज और फॉल को समझना जरूरी है। डेफिनेशन इफेक्टिव करनी है तो अप और डाउन को हमें समझ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसी डेफिनेशन हमें लिखनी है एक्सचेंज रेट की। आप सभी जानते हो कि अगर हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के करेंसी को अगर एक्सचेंज करती है, जिस रेट से एक्सचेंज करती है वो रेट है एक्सचेंज रेट। हम अगर ऐसा बोले तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में जो रेट है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट, यानी $1 इक्वल टू 60 रुपीज से रेट हुआ इंडिया के करेंसी का अमेरिका के डॉलर के साथ। सेकंड पॉइंट है इफेक्टिव
इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट की इफेक्ट कैसे डिस्कस करनी है वो ध्यान में रखना है कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट होती है, अगर एक्सचेंज रेट कम होता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, ये पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। ये सिर्फ पॉइंट है, ध्यान में रखना है, रिपीट अगेन अगेन एंड अगेन कि ये रास्ता है, क्योंकि पैराग्राफ वाइज आपके डाइजेस्ट में या आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, हमने उसको पॉइंट वाइज अलग किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इफेक्ट के बारे में हम बात करें तो अगर एक्सचेंज रेट राइज होगा तो 100% हमारा जो है राइज और फॉल का जो समझना है उसके हिसाब से हम देखें तो इफ एक्सचेंज रेट फॉल डाउन, अगर एक्सचेंज रेट डाउन होता है फॉर इंडियाज वैल्यू तो क्या होगा, देन इंडियाज वैल्यू ऑफ रुपीज इज अप। अगर एक्सचेंज रेट डाउन होगा तो हमारे भारत के जो पैसे है उनकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। एंड एक्सचेंज रेट इज अप, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया है यानी 80 रुपीज पर डॉलर, पर $1 के 85 रुपीज अगर बढ़ गया है तो हमारी इंडिया की जो रुपीज की वैल्यू वो डाउन होगी, ध्यान में रखना। अगर एक्सचेंज रेट 85 से 50 हो गया यानी $1 इक्वल टू 50 रुपीज, देन मीन्स कि इंडिया का रुपीज का वैल्यू बढ़ गया है। तो ऐसे ही आपको इस थ्री मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरे वीडियो के अंदर। कमेंट बॉक्स के अंदर हमने जो लिंक दी है उसके हिसाब से आप आगे जा सकोगे। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, SEZ काफी इंपॉर्टेंट है। एरिया ऐसे पसंद करो जहां पे आप जिनको इंट्रोड्यूस करे उनका स्टार्ट पूरे हमारे कंट्रोल में हो। एरिया ही ऐसा पसंद करना है जिनको आप इंट्रोड्यूस करो बिजनेस के लिए उनका स्टार्ट पूरे हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे एरिया पे हम बिजनेस करते हैं कि जहाँ पे हम अपने इंट्रोड्यूस करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को तो उनके स्टार्ट में ही हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो एरिया, इंट्रोड्यूस, स्टार्ट और कंट्रोल, ये 4 पॉइंट से हमारी बन गई SEZ की शॉर्ट फॉर्म। तो विच टाइप ऑफ एरिया, कहाँ कौन से एरिया है उनका हमें एक्सप्लेन करना है, कैसे जियोग्राफिकल एरिया है, टैक्स फ्री एरिया है, बहुत सारे वहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन है काफी लो है वो हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद इंट्रोड्यूस ईयर एंड पर्पस, कौन से ईयर पे इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1/4/2000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन बी के अंदर भी पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, 2 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है कि कौन से ईयर पे और कौन से पर्पस से उनका स्टार्टिंग किया था। पर्पस जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने का ही था, उसके साथ साथ हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड वो भी बढ़ा, वो भी बढ़े, उसके हिसाब से ये स्टार्ट किया था। और गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है नहीं है वो भी हमें ध्यान में रखना है, कौन कौन से कितने कंट्री में सॉरी कितने स्टेट का हमने प्रपोज किया है, कितने स्टेट में चल रहा है, ये सभी बातें इस SEZ के अंदर डिस्कस होनी जरूरी है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, अगर नॉलेज को इम्प्रूव करोगे तो पर्सन को प्रॉफिट होगा और लेबर को टेक्निकल ज्ञान देंगे तो एनवायरनमेंट क्लीन होगा। ध्यान में रखना इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो अगर हम नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, किसको, पर्सन को, और लेबर के टेक्निकल ज्ञान भी बढ़ेंगे और एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा। तो नॉलेज, सेकंड इंप्रूवमेंट इन द पर्सन्स ability makes a person efficient, help to take profitable decision, productivity of the labor can be increased, provide technical knowledge, a person understand the environmental hazards and bring awareness regarding cleanliness and health। ये 8 पॉइंट के की वर्ड है। अगर नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे तो पर्सन को प्रॉफिट होगा और लेबर को टेक्निकल ज्ञान देंगे तो एनवायरनमेंट क्लीन होगा। तो नॉलेज, इंप्रूवमेंट, पर्सन, प्रॉफिट, लेबर, टेक्निकल, एनवायरनमेंट क्लीन, ये पॉइंट है। उससे आपको 8 पॉइंट लिखे तो 8 पॉइंट को थोड़ा बहुत आपको एक दो लाइन में समझाना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट है, आपके एक्सपीरियंस से आपको पता है कि उसके अंदर जो पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं उनका नॉलेज हम पूरे साल पढ़ के आए हैं तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ ही जाएगा। उसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 3 नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। ध्यान में रखना सेक्शन ई के अंदर भी बार बार पूछा गया है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो फर्स्ट, अगर इनकम इंसान को सोसाइटी में लो मिल रही है तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, मगर पैसों की फैसिलिटी मिलेगी जो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम दूर होंगे। ध्यान में रखना, अगर इंसान को सोसाइटी में लो इनकम मिल रही है तो प्रॉब्लम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मगर उनको पैसे की फैसिलिटी मिलेगी तो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट इज इनकम, दैट इज इनकम इनइक्वालिटीज, सेकंड सोशल इनइक्वालिटीज, थर्ड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स डाउनिंग, fifth questions of infrastructure facility, and sixth problem of environmental pollution। The first income, that is called income inequality, second society, that is social inequalities, then law, that is law and order problems, then problems of slums downing, and fifth is question of infrastructure facility, problem of environmental pollution।
तो इनकम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड सोसाइटी दैट इज सोशल, लो दैट इज लो, प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम ऑफ साउंड एरिया, फिर फैसिलिटी दैट इज क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और एनवायरनमेंट दैट इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ये 6 पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। तो नेगेटिव इफेक्ट जो है अर्बनाइजेशन की आपको अच्छी तरह से, और दूसरा इस क्वेश्चन के अंदर 6 पॉइंट आपने सबसे पहले प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद उनके 6 पॉइंट को दो तीन लाइन में समझाना पड़ेगा, क्योंकि एनी 3 नहीं लिखा है, तो अच्छी तरह से थोड़ा हम शॉर्ट में जस्टिफिकेशन मिले ऐसा समझाएंगे तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन कैसे करना है। 3 पॉइंट के 3 मार्क्स के अंदर अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको मेन पॉइंट के नीचे ऐसे अंडरलाइन करने, जैसे मैंने की है, तो अंडरलाइन करते रहो। तो आपके अगर 1 बाय 1 आप लाइन बाय लाइन लिखोगे तो भी जो पेपर चेकर उनको पता चल जाएगा कि मेन पॉइंट से ही है जो नेगेटिव इफेक्ट के है, तो अच्छी तरह से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। नॉलेज, इम्प्रूव, प्रॉफिटेबल, ये जो अंडरलाइन की गई है ऐसे आप भी अंडरलाइन करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और आपको मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स के हिसाब से इतना भी नहीं लिखो कि हमें टाइम कम पड़े, और इतना शॉर्ट में भी मत लिखो कि आपको मार्क्स कम पड़े। तो जो हमने यहाँ पे टेक्निक बताई है, जो आपको हमने लिंक शेयर किए, उसके हिसाब से आप चलोगे, यू विल गेट 100% मार्क्स इन सेक्शन डी। सो कीप वॉचिंग ICT का फॉर यू चैनल। हमने आपको बोला था कि ICT का फॉर यू चैनल जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। हम सभी जानते हैं कि एंड्रॉयड यूजर है, सभी 95% आर यूजिंग ऑफ एंड्रॉयड फोन। तो एंड्रॉयड फोन के अंदर आप अपने ICT इको फॉर यू टाइप करेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ ब्लिंक हो रहा है, ICT इको फॉर यू ऐप का नाम है ICT इको फॉर यू। ये आप अगर टाइप करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की स्टैंडर्ड 1 से लेकर 12 तक की जो भी है उनकी आपको ऐप भी मिल जाएगी। ऐप मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन करो, और सिर्फ फर्स्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, कंप्लीट करने से आपको 1 to 12 तक के यहाँ जितने भी अभी तक की वीडियो है वो भी हम लिंकअप करने वाले हैं, तो उसका भी हमें मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मार्च 2019 इकोनॉमिक सेक्शन डी के लिए कीप वॉचिंग ICT का फॉर चैनल फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर अपडेट। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।